एक समय था जब भारत में हेडफोन, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच खरीदने का मतलब था बोट खरीदना। आईपीएल से लेकर शार्क टैंक तक हर जगह सिर्फ एक नाम दिखाई देता था, बोट। कुछ ही वर्षों में यह कंपनी भारत का सबसे बड़ा वियरेबल ब्रांड बन गई। हजारों करोड़ की वैल्यूएशन, करोड़ों ग्राहक और एक ऐसा फाउंडर जो पूरे देश में जाने लगा। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। आईपीओ टल गया है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और अब सवाल उठने लगा कि क्या बोट वास्तव में एक मजबूत टेक कंपनी थी या सिर्फ एक शानदार मार्केटिंग मशीन। क्या बोट का बिजनेस मॉडल शुरू से ही कमजोर था और क्या भारत का सबसे बड़ा वियरेबल ब्रांड अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज हम जानेंगे बोट की पूरी कहानी, उसके शानदार उदय, उसकी रणनीति और उन चुनौतियों के बारे में जो उसके भविष्य को तय करेगी। और क्या बोट की नैया डूबने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। साल 2016 में भारत तेजी से बदल रहा था। रिलायंस जियो लॉन्च हो चुका था, इंटरनेट तेजी से फैल रहा था और स्मार्टफोन हर हाथ में पहुंच रहे थे। लेकिन ऑडियो मार्केट में एक बड़ी समस्या थी। एक तरफ सोनी और JBL जैसे ब्रांड थे जिनके हेडफोन 8,000 से लेकर 15,000 तक के आते थे, लेकिन दूसरे तरफ सस्ते चीनी प्रोडक्ट थे जो 200 से 800 रुपए में मिल जाते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में खराब हो जाते थे। यानी ग्राहक के पास केवल दो विकल्प थे, महंगा और अच्छा या सस्ता और खराब। बोट ने इस गैप को पहचाना। उन्होंने कोई नई तकनीक नहीं बनाई बल्कि अफोर्डेबल प्रीमियम की नई पहचान बनाई। ऐसे प्रोडक्ट जो दिखने में प्रीमियम लगे लेकिन कीमत आम भारतीय की पहुंच में हो। बोट की सफलता का राज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था बल्कि भारतीय ग्राहकों की मानसिकता को पहचानना था। साल 2016 के बाद स्मार्टफोन लगभग एक जैसे दिखने लगे थे। ऐसे में एसेसरीज लोगों की पहचान और स्टेटस का हिस्सा बनने लगी। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण युवा केवल उपयोगी नहीं बल्कि एक ब्रांड पहचान खरीद रहे थे। बोट ने चमकीले रंग, आकर्षक डिजाइन और शानदार अनबॉक्सिंग अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को एक आसान संदेश दिया, कम कीमत में प्रीमियम दिखो। लेकिन केवल मार्केटिंग से कोई कंपनी हजारों करोड़ की नहीं बनती, मजबूत बिजनेस मॉडल भी जरूरी होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बोट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जबकि वास्तव में उसका मॉडल अलग था। बोट ने खुद की फैक्ट्री लगाने में भारी निवेश नहीं किया। कंपनी चीन से OMD निर्माताओं से तैयार डिजाइन चुनती थी, उसमें भारतीय ग्राहकों की पसंद के अनुसार बदलाव करती थी, अपनी ब्रांडिंग लगाती थी और बाजार में बेच देती थी। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह था कि कंपनी का पैसा फैक्ट्री और मशीनों में नहीं फंसता था। यही पैसा मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर कैंपेन और विज्ञापनों और तेजी से नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगाया जाता था। जहां सोनी और JBL एक नया प्रोडक्ट बनाने में 1-2 साल लगा देते थे, वहीं बोट कुछ महीनों में नया डिजाइन, नया रंग, नए कैंपेन लेकर बाजार में आ जाता था। बोट तकनीकी नवाचार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, वह फास्ट फैशन मॉडल पर काम कर रहा था, बिल्कुल जारा की तरह। ट्रेंड पकड़ो, जल्दी प्रोडक्ट बनाओ और तेजी से बेचो। साल 2016 से 2021 के बीच भारत का D2C बाजार तेजी से बढ़ा। इसी दौरान बोट ने एक मजबूत ग्रोथ फ्लाईव्हील तैयार किया। कम लागत वाली आउटसोर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, Amazon, फ्लिपकार्ट और अपनी वेबसाइट के जरिए सीधे बिक्री, आक्रामक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, IPL स्पॉन्सर, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और डेटा आधारित फैसलों ने बोट को तेजी से आगे बढ़ा। इसके बाद आया शार्क टैंक का मास्टर स्ट्रोक। अमन गुप्ता का लोकप्रिय चेहरा बनना केवल प्रसिद्धि नहीं थी बल्कि एक शानदार मार्केटिंग रणनीति थी। जब लोग सीधे बोट का नाम खोजने लगते थे तो ग्राहक हासिल करने की कम लागत हो जाती थी। इस रणनीति ने बोट को बाजार का लीडर बना दिया। लेकिन हर बिजनेस में एक खतरा होता है, कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बोट की सबसे बड़ी ताकत थी उसका आउटसोर्सिंग मॉडल, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ODM मॉडल में प्रवेश की बाधाएं बहुत कम थी। चीन की वही फैक्ट्री दूसरे ब्रांड को भी प्रोडक्ट बना सकती थी। नतीजा यह हुआ कि नॉइस, फेयरबोल्ट और कई अन्य ब्रांड उसी मॉडल के बाजार में उतर आए। उन्होंने भी लगभग वैसी ही डिजाइन, वैसी ही कीमत, वैसी ही रणनीति अपनाई। धीरे धीरे बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई।
अलग दिखना मुश्किल हो गया। अब बोट को लगातार ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ रही थी, ज़्यादा सेलिब्रिटी लाने पड़ रहे थे और ज़्यादा डिस्काउंट देने पड़ रहे थे। जब ब्रांड कीमत की लड़ाई में फंसता है तो सबसे पहले उसके मार्जिन घटते हैं, और जब मार्जिन घटते हैं तो निवेशकों का भरोसा भी कम होने लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2022 में देखने को मिला, जब बोट ने अपना 2000 करोड़ रुपए का IPO वापस ले लिया। निजी निवेशक तेज ग्रोथ और बढ़ते रेवेन्यू को पसंद करते हैं, लेकिन सार्वजनिक बाजार कुछ और देखता है। पब्लिक निवेशक पूछते हैं कि आपकी तकनीकी क्या है। अगर कोई प्रतिस्पर्धा कीमत 200 रुपये कम कर दे तो ग्राहक आपके साथ क्यों रहेगा? अगर मार्जिन लगातार घट रहे हो तो भविष्य में मुनाफा कैसे बढ़ेगा? इन सवालों ने बोट के सामने उसकी सबसे बड़ी चुनौती रख दी। इस पूरी कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, केवल मार्केटिंग के सहारे बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिकना मुश्किल होता है। दूसरा, बोट ने बाजार नहीं बदला, उसने भारतीय ग्राहकों की मानसिकता को समझा। लोग केवल हेडफोन नहीं खरीद रहे थे, वे स्टेटस, पहचान और नई जीवन शैली खरीद रहे थे। और जो कंपनी लोगों की आकांक्षाओं को समझ लेती है वह बाजार पर कब्जा कर सकती है। बोट की कहानी केवल एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, यह आधुनिक भारत के उपभोक्ता व्यवहार का आईना है। ब्रांड बनाना मुश्किल है, लेकिन बिना मजबूत तकनीकी बढ़त के उसे लंबे समय तक बनाए रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। आज बोट अभी भी एक सफल कंपनी है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होती है। ऐसे बाजार में टिके रहना जहां ग्राहकों की वफादारी उतनी तेज़ी से बदलती है जितनी तेज़ी से ट्रेंड बदलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।